प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति आने से करोड़ों लोगों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव। प्रदेश के शिक्षाविदों ने कहा, इससे छात्रों का होगा सर्वांगीण विकास। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। लाभार्थियों को वितरित किया गया राशन। अनलॉक 3.0 पहली अगस्त से होगा लागू। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने के दिए निर्देश। और देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 10,20,000 तक पहुंची। हरियाणा सहित 16 राज्यों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय दर से भी ज्यादा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दे दी है। इसमें जो बड़े सुधार किए गए हैं उनमें वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 50% के लक्ष्य तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर पढ़ाई छोड़ने या प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगी। इस नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व विद्यालय स्तर से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से प्रतीक्षा थी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इससे करोड़ों लोगों के जीवन में और बड़ा बदलाव आएगा। प्रदेश में शिक्षाविदों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति की सराहना की है। जींद जिले के शिक्षाविदों ने कहा कि इससे आरंभ होने से समूचे देश में सार्थक और बेहतर परिणाम आएंगे, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति आरंभ होने से 8वीं कक्षा में छात्रों का विषय चयन करने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षाविदों ने कहा कि नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इससे इसे कक्षा 8वीं या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन बच्चों की समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो कि इम्प्लीमेंट होगा 22-23 से, इसमें जो भी इन्होंने अहम पॉइंट दिया है ना, वो सारे इस देश के लिए हितकारी है। और इससे हम कहीं ना कहीं जो शिक्षा का बेसिक मतलब है कि शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता है, शिक्षा का मतलब एक संपूर्ण विकास है, एक यूनिवर्सल डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग का, जिसमें नौकरी भी एक पार्ट है और एक मानव की अपनी संस्कार, मानव की अपनी एथिक्स या कई चीज़ें जो हैं वो इसमें समाहित हैं। मेन चीज़ है कि ई वर्चुअल और ई लैब की जो बात की जा रही है, जिसके माध्यम से बहुत सी भाषाएं, जैसे अभी आपने 2017 में एक न्यूज़ आई थी कि 268 भाषाएं जो है विलुप्त होने के कगार पे है। और इस शिक्षा नीति के आने से जो भाषाओं को जो विलुप्त होने के कगार पे थी, अब जो है उसको एक नई जो है क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। ये मोदी सरकार की बहुत एक अच्छी पहल है और इससे स्टूडेंट्स को आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। इवन यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी चलाने चाहिए जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हों और इंडस्ट्री से टाई अप करें। वो कोर्सेज़ हमारे यहाँ चले और हमारे वो बच्चे इंडस्ट्री ही ऑप्ट कर ले, तो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा जो है, जो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनमें बच्चे को इंडस्ट्री में काम करने का एनवायरनमेंट भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लाभार्थियों को राशन वितरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोई भी प्रवासी मजदूर अंगूठे की पहचान और राशन कार्ड के आधार पर हरियाणा के किसी भी कोने से अपना आधार कार्ड दिखाकर राशन ले सकते हैं। योजना के तहत उन प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचेगा जो अपना घर परिवार छोड़कर किसी दूसरे राज्य में काम की तलाश में आते हैं। अपने आप में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जो
नागरिकों को ये सुविधा देगी कि वो अपने मन चाहे डिपो से, अपने मन चाहे ज़िले में या दूसरे प्रदेश में भी आने वाले भविष्य में अपना राशन का शेयर ले पाएंगे। और अगर परिवार एक नहीं मल्टीपल लोकेशन पे राशन लेना चाहता है तो वो सुविधा भी आज के बाद प्रदेश में उपलब्ध रहेगी। और हरियाणा उन चुनिंदा राज्यों में है जिसने अपने डिपोज को भी डिजिटल ई-वेइंग मशीन के साथ कनेक्ट किया है, जहां साथ ही साथ हर राशन कार्ड होल्डर का शेयर जो वो विड्रॉ करता है अपने राशन का, वो डिजिटली रिकॉर्ड होकर मॉनिटर किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गतिविधियों की चरणबद्ध शुरुआत की प्रक्रिया अब अनलॉक 3.0 में बढ़ाई जा रही है। अनलॉक का तीसरा चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। नए दिशा निर्देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अनुभव और संबंधित मंत्रालय व विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। अगले महीने की 5 तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखा गया है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है। मेट्रो रेल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार खोलने की अनुमति नहीं होगी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 10,20,000 से अधिक पहुंच गई है। आज हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में बताया गया कि सीमित संसाधनों के बावजूद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने शानदार कार्य किया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। जब तक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार नहीं होती, तब तक हमें सोशल वैक्सीन का पालन करना होगा। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.44% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.20% रह गई है। एक्टिव मामलों में भी तेजी की गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 16 राज्यों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय दर से भी अधिक है। हरियाणा में रिकवरी रेट 78.56% है। केंद्र और राज्य सरकारों की परीक्षण, निगरानी और उपचार रणनीति से मृत्यु दर को कम स्तर बनाए रखने में मदद मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 35,286 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 48,513 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 15,83,792 हो गई है। पिछले एक दिन में 775 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से मृतकों की संख्या 34,968 हो गई है। जहां रिकवरी रेट जो राष्ट्रीय एवरेज है 64.44 जो मैंने आपके साथ अभी साझा किया, उससे कहीं ज़्यादा है। दिल्ली में रिकवरी रेट 88% है, लद्दाख में 80% है, हरियाणा में 78% है, आसाम में 76%, तेलंगाना में 74%, तमिलनाडु में 73%, गुजरात में 73%, राजस्थान में 70%, मध्य प्रदेश में 69% और गोवा में 68%। 16 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर रिकवरी रेट दिखाया है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय देश में 5,28,242 एक्टिव केस हैं। हम बार बार दोहराते हैं कि भारत का कोविड-19 केस लोड ये 5,28,000 केस हैं। भारत का एक्टिव केस लोड वो ऐतिहासिक संख्या नहीं है 15.5 लाख या जो भी कुल संख्या है, क्योंकि उसमें तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर घर चले गए। तो ये 5,28,000 वो लोग हैं जो कि अभी भी या तो अस्पतालों में हैं या घर में होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं। जो मृत्यु दर है कोविड-19 की वजह से वो लगातार घट रही है। जून में ये 3.33% थी और ये अभी घटकर 2.21% हो गई है और लगातार घट रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40 करोड़ 5 लाख जनधन खाते खोले गए हैं, जिसमें 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इन खातों में जमा है।
28 अगस्त 2014 को शुरू की गई ये योजना हर घर वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंचने के लिए बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच की सार्वभौमिक कल्पना करती है। आज़ादी के लिए अंग्रेजों की तरह तरह की कठोर यातनाएं सहन करने वाले देश के वीर जवानों की गाथाएं सदा याद रखी जाएंगी। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी कैथल जिले के गांव क्योड़क के कलीराम थे। वे देशभक्ति का जज्बा रखते हुए आज़ादी के सत्याग्रह में कूद पड़े और 2 वर्ष तक हैदराबाद की जेल में बंद रहे। इसके बाद उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर देश सेवा में अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानी कलीराम की पत्नी सुरती देवी ने कहा कि उनमें देशभक्ति का बहुत जज्बा था और छोटी उम्र में ही आज़ादी के सत्याग्रह में शामिल हो गए। सुरती देवी ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयासों से देश को आज़ादी मिली और आज देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मान दिया है। सुरती देवी ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं भी दे रही हैं। रोटी नहीं पाया, डंगल नहीं रहे, सारे काम भूखे से आए पड़े रहे बच्चे। मिलती आदि तनख्वाह बंद रही है। आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी और औरंगाबाद से मैं गया था खुद महाराष्ट्र में, जेल सर्टिफिकेट वहीं से लेकर आया था मैं। उसके बाद एक आध से हमारी पेंशन हो गई थी मम्मी की, सबसे पेंशन मिल रही है हमें उस टाइम। वो पत्र मिला हुआ ये मिला था हमें उस पर 15 अगस्त के ऊपर कई साल पहले। तो हर साल ये जाती है 15 अगस्त 26 जनवरी को, जैसे हमारे परिवहन को लेके आते हैं, यहीं से गाड़ी में लेके जाते हैं। मोदी जी ने शहीदों के लिए, फ्रीडम फाइटर जो हमारे, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को प्रदेश में अगले 10 दिन में 9 नई कोरोना टेस्टिंग लैब खोलने तथा अनलॉक 3.0 में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों का मौके पर ही चालान किया जाए और उन्हें 5-5 मास्क वितरित करें। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रेवाड़ी जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रक्षाबंधन और ईद के त्यौहार पर भी प्रत्येक बस में यात्रियों की संख्या पहले की तरह 35 ही रहनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के दौरान श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने के हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों और श्रमिकों के अनुभवों पर आधारित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID अनिल राव और पुलिस अधीक्षक पंकज नैन द्वारा संकलित पुस्तक संवेदना का विमोचन भी किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान देश भर में स्कूल और कॉलेज बंद किए जाने के बाद पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपनाई गई ई-लर्निंग पद्धति के क्रियान्वयन में हरियाणा देश में अग्रणी रहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार किए जाएं। उन्होंने कल चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रदेश में जिला परिषदों को उनके स्तर पर कुछ विभागों के कार्य और वित्तीय अधिकार भी सौंपे गए। कई राज्यों में पंचायती राज संस्थानों को मौलिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को मुख्य रूप से अध्यापन कार्य पर ही फोकस करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी के चलते ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाई ताकि अध्यापक अपने विकल्प के अनुरूप अपने ही जिले में स्टेशन प्राप्त कर सकें। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर प्रसाद ने शिक्षा मंत्री को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान ई-लर्निंग पर जारी इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन रिमोट लर्निंग इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया की कॉपी भी भेंट की। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति आने से करोड़ों लोगों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव। प्रदेश के शिक्षाविदों ने कहा, इससे छात्रों का होगा सर्वांगीण विकास। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। लाभार्थियों को वितरित किया गया राशन।
अनलॉक 3.0 में 1 अगस्त से लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने के दिए निर्देश। और देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 10,20,000 तक पहुंची। हरियाणा सहित 16 राज्यों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय दर से भी ज्यादा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।